चलिए, क्या मेरी आवाज आप लोग तक पहुंच पा रही थी? क्लास चल रही है क्या? क्लास चल रही है क्या? चलिए, बहुत बढ़िया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया, मैं फिर से बता देता हूं कि शायद 2 मिनट क्लास नहीं चली थी आपकी। तो हमने बात करनी है महान्यायवादी की। महान्यायवादी जो भारत सरकार का वकील के रूप में काम करता है, भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। और ये जो पद है ये ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। कि महान्यायवादी जिसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं, ये पद कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। और भारत का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी कौन होता है? विधि या विधिक अधिकारी? विधि अधिकारी, लॉ ऑफिसर। आप कहेंगे सर लॉ ऑफिसर। यहां पर हम बात करेंगे सर लॉ ऑफिसर। ये सारी बातें हम यहां पर बात करेंगे कि सर लॉ ऑफिसर, सिंपल सिंपल सी चीजें। बिगेस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया वॉज, सॉरी इंडिया इज, कौन होगा? तो आप कहेंगे महान्यायवादी। अच्छा, महान्यायवादी को भारतीय संविधान में कहां पर शामिल किया गया है? इसे संविधान में कहां पर रखा गया है? जल्दी से बताइए, इसे भारतीय संविधान में कहां पर रखा गया है? कौन कौन भैया बता देंगे? तो आप मुझे बताइए कि सर इसे भारतीय संविधान में कहां पर रखा गया है? तो आप कहेंगे सर इसे भारतीय संविधान में भाग 5 में रखा गया है। किसमें? भाग यानी कि पार्ट 5 में। पार्ट 5 में। और आर्टिकल की बात करेंगे, आर्टिकल 76। ठीक है। अनुच्छेद 76 कहता है, अनुच्छेद 76 में लिखा है कि भारत में एक राष्ट्रपति जो है वो केंद्र सरकार की सिफारिश पर महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा। किसकी? तो यहां पर हम बात कह सकते हैं कि सर महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? महान्यायवादी, महान्यायवादी। आप कहेंगे सर महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेंगे? जल्दी जल्दी से बताइए। महान्यायवादी की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट की बात यहां पर हो रही है। किसकी बात हो रही है? अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ, अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल। आप कहेंगे सर अटॉर्नी जनरल। कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जा रही है? जल्दी से बताइए। अटॉर्नी जनरल, फटाफट से हम लिखेंगे कि सर अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल। चलिए बता दीजिए, महान्यायवादी की नियुक्ति, अटॉर्नी ऑफ, अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेंगे? तो आप कहेंगे सर नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। कि भारत के राष्ट्रपति क्या अपनी मर्जी से कर देंगे? आप कहेंगे नहीं, कि सर केंद्र सरकार की सिफारिश पर। केंद्र सरकार कह लें, मंत्री परिषद कह लें, ठीक है, केंद्र सरकार की सिफारिश पर। केंद्र सरकार कह लें, संघीय मंत्री परिषद कह लें, ठीक है, केंद्रीय मंत्री परिषद कह लें। आप कहेंगे सर अपॉइंटमेंट वाय, आप कहेंगे वाय प्रेसिडेंट, वाय प्रेसिडेंट, वाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, रिकमेंडेशन ऑफ, रिकमेंडेशन ऑफ, रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। आप कहेंगे सर सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, यहां तक आप लोग लिखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहां तक हम लोग पढ़ लेंगे कि सर महान्यायवादी के बारे में हम बात कर रहे हैं। जल्दी जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी से बताइए कि सर महान्यायवादी की नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब बताइए कि सर योग्यता क्या है, क्या होनी चाहिए योग्यता? योग्यताएं भी अनुच्छेद 76 में ही है। योग्यताएं, क्वालिफिकेशन की बात होगी तो आप मुझे बताएंगे कि सर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? जल्दी जल्दी से बताइए। आप कहेंगे सर क्वालिफिकेशन,
चलिए, यहां पर हम बात करेंगे कि सर ऐसा व्यक्ति महान्यायवादी बन सकता है जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखता हो, जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने योग्य हो। ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने योग्य हो, कौन भैया? आप कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट में जज बनने योग्य हो, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने योग्य हो। ठीक है, जज बनने योग्य हो, योग्य हो। चलिए यहां पर हम बात करेंगे कि सर सुप्रीम कोर्ट में जज बनने योग्य हो। आप यहां पर लिखेंगे कि सर ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के योग्य हो, वो हम बात कर रहे हैं सर महान्यायवादी कौन बन सकता है, तो ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने योग्य हो। और सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता क्या है कि भारत का नागरिक हो, 5 वर्षों तक 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में जज रहा हो, पिछले 10 वर्षों से 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में वकालत की हो, या राष्ट्रपति के अनुसार कानून का विशेष ज्ञाता हो, जुरिस्ट हो। लेकिन यहां पर सिर्फ क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने योग्य व्यक्ति को ही महान्यायवादी के पद पर बनाया जाता है। ठीक है जी, किसके पद पर? महान्यायवादी के पद पर बनाया जाता है। ठीक है, अब बात आती है कार्यकाल कि सर इसका कार्यकाल बताइए। महान्यायवादी का कार्यकाल कितना है, टेन्योर कितना होगा? चलिए टेन्योर भी हम देख लेते हैं। हालांकि क्लोज 1 क्लोज 2 इन सब की आवश्यकता है नहीं, केवल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अनुच्छेद 76 में किसकी नियुक्ति होती है। ठीक है सोनवीर जी, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट। तो आप परेशान मत होना कि सर अनुच्छेद 76 में ही सारी चीजें दी हुई हैं। ठीक है, अनुच्छेद 76 के क्लोज कभी नहीं पूछे जाते हैं। यहां पर हम बात करेंगे कि सर इसका जो कार्यकाल है ना, वो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। किसके? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इसका क्या मतलब हुआ? प्रसाद पर्यंत, इसका मतलब हुआ जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे ये अपने पद पर बना रहेगा। ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। चलिए यहां पर हमने बात करनी है कि ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब जल्दी जल्दी से बता दीजिए कि सर सिंपल सी चीजें हैं। ये सबसे बड़े लॉ ऑफिसर हैं इंडिया के। हाँ बिल्कुल, भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। कौन होता है? महान्यायवादी। ठीक है, हमने बात करनी है भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इनका कार्यकाल है कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे ये अपने पद पर बना रहेगा। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि राष्ट्रपति नहीं, जब तक केंद्र में सरकारें रहती हैं तब तक ये बने रहते हैं। जैसे केंद्र में सरकारें बदलती हैं तो इन्हें भी बदल दिया जाता है, इन्हें भी बदल दिया जाता है। चलिए यहां पर हमने लिख लिया कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ड्यूरिंग ऑफ द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे ये अपने पद पर बना रहेगा। खत्म हो गई कहानी। अब बात करेंगे सर, नियुक्ति हमने पढ़ ली। अब भारत बहुत बड़ा है, ठीक है, ये भारत सरकार के वकील के रूप में काम करता है। अब भारत सरकार के वकील के रूप में काम करेगा, इसका मतलब ये भारत में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्या सब में ये अकेला जाएगा? ना। तो इसकी सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल, 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अपॉइंट किए जाते हैं। चलिए लिख लीजिए। आप कहेंगे सर महान्यायवादी की सहायता के लिए, महान्यायवादी की सहायता के लिए, महान्यायवादी की सहायता के लिए आप कहेंगे सर महान्यायवादी की सहायता के लिए फॉर द हेल्प ऑफ अटॉर्नी जनरल, एक होता है सॉलिसिटर जनरल। आप कहेंगे सर सॉलिसिटर, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल, ठीक है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। और भैया दो होते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। आप कहेंगे सर एडिशनल
सॉलिसिटर जनरल, ठीक है जी, सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल, जनरल, जिन्हें हम बोलेंगे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल, जनरल। चलिए यहां पर हमने बातें कर ली, ये सारे पॉइंट हमने पढ़ लिए, ठीक है जी। अब ये बताइए कि सर यहां पर कि प्रथम महान्यायवादी कौन थे, भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे, कौन कौन भैया बताएंगे कि भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे। चलिए, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल कौन थे भारत के, आप कहेंगे सर एमसी सीतलवाड़, एमसी सीतलवाड़, मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़, एमसी सीतलवाड़, एमसी सीतलवाड़, मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़। वर्तमान में कौन है, वर्तमान महान्यायवादी कौन है, आप कहेंगे सर आर वेंकट रमणी, आर वेंकट रमणी, आर वेंकट रमणी। चलिए यहां पर अगर पूछे कि प्रथम सॉलिसिटर जनरल कौन थे, प्रथम सॉलिसिटर जनरल, चलिए बताइए जल्दी से कि पहले सॉलिसिटर जनरल कौन थे, क्या आंसर होगा आपका, सी के दफ्तरी, ठीक है, आप कहेंगे चंद्र किशन दफ्तरी, सी के दफ्तरी, दफ्तरी, ठीक है जी। अब बात आती है कि वर्तमान में कौन है सॉलिसिटर जनरल, वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, तुषार मेहता, इनका कार्यकाल, दूसरा कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, तुषार मेहता, ठीक है, तुषार मेहता। चलिए ये आप लोग लिख लेंगे क्या, यहां पर आप लोग लिखेंगे, चलिए जल्दी जल्दी से बताइए, है ना, यहां पर हमने बात कर ली। चलिए देखिए, इन दोनों की कोई संख्या निश्चित नहीं है क्योंकि ये संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन संसदीय व्यवस्था में एक सॉलिसिटर और दो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इनकी कोई संख्या फिक्स नहीं है कि कितने बनाए जाएंगे, ये 4 बनाए जाएंगे, 5 बनाए जाएंगे, कितने बनाए जाएंगे। तो यहां पर आप लोग ये भी लिखिएगा, यहां पर आप लोग ये भी लिखिएगा कि इनका वर्णन संविधान में नहीं है, ठीक है। ये जो पद हैं आप कहेंगे सर संविधान में इनका वर्णन नहीं है, संवैधानिक नहीं है, ठीक है, आप कहेंगे संविधान में वर्णन नहीं है, संविधान में वर्णन नहीं है, इन्हें संसदीय विधि द्वारा बनाया गया है, संविधान में इनका वर्णन है ही नहीं, ये गैर संवैधानिक है, ये संवैधानिक पद नहीं है। संवैधानिक पद केवल क्या है, महान्यायवादी का, केवल महान्यायवादी का संवैधानिक पद है, ठीक है जी। ये सब हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, यहां तक हमने बात कर ली, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं हो रही इतनी। अब बात आती है कि सर यहां पर एक आर्टिकल है, एक आर्टिकल दिया हुआ है, आर्टिकल 88 अनुच्छेद 88, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है जिस प्रकार से मंत्री संसदीय कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से महान्यायवादी भी संसद की कार्यवाहियों में हिस्सा ले सकता है, बोल सकता है, विचार विमर्श कर सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। तो महान्यायवादी, महान्यायवादी अनुच्छेद 88 क्या कहता है, महान्यायवादी, ठीक है, महान्यायवादी नहीं महान्यायवादी, तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगी जी, है ना, महान्यायवादी, कहीं मैंने महान्यायवादी लिखा है क्या, नहीं महान्यायवादी लिखा है। चलिए और एक बार चेक कर लेता हूं कि कहीं और महान्याय है या महान्यायवादी लिखा है। चलिए और तो कहीं नहीं लिखा ना मैंने महान्यायवादी। चलिए महान्यायवादी, क्लियर हो गई चीजें कि सर महान्यायवादी, तो आप मुझे बताएंगे महान्यायवादी, महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है, संसद की कार्यवाही में, यानी कि वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट, संसद की कार्यवाही में, वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट, आप यहां पर बताएंगे सर वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट, ऑफ पार्लियामेंट, वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट, वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है,
ठीक है, हिस्सा ले सकता है, ले सकता है, हिस्सा ले सकता है, विचार विमर्श कर सकता है, विचार विमर्श कर सकता है, विचार विमर्श कर सकता है, कर सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता, कर सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता, लेकिन वोट नहीं दे सकता। ठीक है, वोट देने का अधिकार नहीं है, वोट नहीं दे सकता, दे सकता, नहीं दे सकता है। चलिए, ये सारी बातें हमने पढ़ ली। किसी को कोई समस्या वाली बात यहाँ पर आई हो तो प्लीज मुझे बताएं कि सर यहाँ पर वोट नहीं दे सकता, विचार विमर्श कर सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता। चलिए, संसद के दोनों सदनों की बैठकों में हिस्सा ले सकता है लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होगा। वोट केवल वही देते हैं जो संसद के सदस्य होते हैं, जिस सदन में कार्यवाही चल रही है उसी सदन में वोट दे सकते हैं। मान लो जैसे कार्यवाही लोकसभा में चल रही है और राज्यसभा का सदस्य कोई कार्यवाही में हिस्सा ले रहा है, तो वो राज्यसभा का सदस्य लोकसभा की कार्यवाही में वोट नहीं करेगा, वोट वो अपने सदन में करेगा। ठीक है, तो यहां पर हमने ये बातें कर ली कि सर जो सॉलिसिटर जनरल हैं, महान्यायवादी हैं, ये संसद की कार्यवाही में महान्यायवादी हिस्सा ले लेगा लेकिन वोट नहीं करेगा, लेकिन वोट नहीं करेगा। समझ में आया आपको? ये सारे पॉइंट आपने यहाँ पर पढ़ लिए। मुझे बताइए क्या सारी चीजें आपने पढ़ ली होंगी? चलिए आगे बात कर लें, आगे बात कर लें। अब बात करेंगे सर कार्य क्या है, महान्यायवादी के कार्य क्या हैं। देखिए, महान्यायवादी क्या काम करता है? महान्यायवादी, महान्यायवादी के कार्य, कार्य एवं कर्तव्य, कार्य एवं कर्तव्य, कर्तव्य। ठीक है जी, आप मुझे बताइए सर कार्य एवं कर्तव्य, क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या कर्तव्य हैं? तो यहां पर आप लिखेंगे सर, आप यहां पर बताएंगे फंक्शन एंड ड्यूटी, कर्तव्य कार्य को यहां पर फंक्शन लिखेंगे, फंक्शंस या वर्क ही लिख लो, है ना, वर्क्स एंड ड्यूटीज, ड्यूटीज क्या क्या होंगे जी? तो यहां पर आप कहेंगे सर जो महान्यायवादी है ये भारत सरकार के वकील के रूप में काम करेगा। किसके रूप में? आप कहेंगे सर भारत सरकार के वकील के रूप में काम करता है, भारत सरकार के वकील के रूप में, एज एन एडवोकेट, एज, आप कहेंगे सर एज एन एडवोकेट, एडवोकेट, भारत सरकार के वकील एज एन एडवोकेट के रूप में, के रूप में कार्य करेगा, कार्य करेगा। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं कार्य करेगा। देखिए, भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई करवा सकता है, भारत के किसी भी न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में, किसी भी कोर्ट में, एनी कोर्ट ऑफ इंडिया न्यायालय में भारत सरकार का पक्ष रख सकता है, भारत सरकार का पक्ष रख सकता है। आप कहेंगे भारत सरकार का पक्ष रख सकता है, रख सकता है। चलिए बहुत बढ़िया, यहां पर हमने बात कर ली, यहां पर हमने सारे पॉइंट पढ़ लिए कि सर ये आप मुझे बताइए भारत सरकार के किसी भी न्यायालय में भारत सरकार का पक्ष रख सकता है। यदि भारत सरकार और किसी अन्य राज्य में मतभेद होते हैं तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार का पक्ष रखने के लिए महान्यायवादी जाता है। यहां पर हम बात करेंगे भारत के किसी भी न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में सुनवाई करवा सकता है। ठीक है, न्यायालय में सुनवाई, हियरिंग, सुनवाई करवा सकता है, सुनवाई। आप कहेंगे सर क्या करवा सकता है? सुनवाई
करवा सकता है, सकता है। तो यहां तक हमने बातें पढ़नी है, यहां तक सारी बातें हमने पढ़नी है। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या, जल्दी जल्दी से बता दीजिए, फटाफट से आप भैया यहां तक बातें कर लीजिए। कोई दिक्कत वाली बात? चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। तो यहां तक हम लोग बात करेंगे कि सर जब बराबर वोट होते हैं तो निर्णायक मत, वो भैया लोकसभा अध्यक्ष का और राज्य सभापति का रहता है, वो अपने अपने सदन में अलग अलग रहता है। इनका कोई मतलब नहीं है वोट देने का, इनका कोई मतलब नहीं है वोट देने का, ठीक है जी। चलिए, हमने ये बातें पढ़ ली, हमने यहाँ पर ये बातें पढ़ ली, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए, एक नोट लिखिएगा, एक नोट में आप लोग लिखेंगे, नोट में आप लोग लिखेंगे कि सर महान्यायवादी, महान्यायवादी भारत सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं है। महान्यायवादी, महान्यायवादी भारत सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं है, मात्र कुछ समय के लिए तो रहता है। भारत सरकार का, भारत सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं है, पूर्णकालिक, पूर्णकालिक वकील नहीं है, नहीं है। यह यह अपने अपने निजी केस भी लड़ सकता है, निजी केस, क्योंकि वकील है ये, निजी केस भी लड़ सकता है, भी लड़ सकता है, लड़ सकता है, लड़ सकता है। चलिए, ये हमने पढ़ लिया कि सर निजी केस भी ये लड़ सकता है, किसी को कोई आपत्ति, कोई समस्या, यहाँ तक हमने पढ़ना है कि महान्यायवादी भारत सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं है, ये अपने निजी केस भी लड़ सकता है। समझ गए आप मेरी बात? चलिए, कि भैया लेकिन ये भारत सरकार के अगेंस्ट केस नहीं लड़ेगा, लेकिन ऐसा कोई केस, कोई केस नहीं लड़ेगा, नहीं लड़ेगा जो भारत सरकार के खिलाफ हो, जो भारत सरकार के खिलाफ हो, सरकार के खिलाफ हो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, उसका कारण है, खिलाफ हो, उसका कारण क्या? उसका कारण ये है कि भाई भारत सरकार के मतलब क्या है। आप कहेंगे सर भारत सरकार के खिलाफ, क्योंकि ये खुद वकील है भारत सरकार का, तो ये अपने खिलाफ अपने आप ही थोड़ी लड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसा कोई केस नहीं लड़ेगा जो भारत सरकार के खिलाफ हो, क्योंकि भारत सरकार का वकील खुद है, तो ये अपने आप अपने खिलाफ थोड़ी कोई केस लड़ लेगा। तो यहां तक आपने इसको पढ़ लिया होगा। चलिए बताइए, लिख लिया आप लोगों ने इसको? यहां तक आपने लिख लिया होगा। तो ये तो है महान्यायवादी, इसमें इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात आती है राज्य महाधिवक्ता की। जैसे जैसे महान्यायवादी क्या करता है, महान्यायवादी भारत सरकार के लिए काम करता है, वैसे ही महाधिवक्ता भी राज्य सरकार के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है? राज्य सरकार के लिए काम करेगा। अच्छा, इसमें एक आर्टिकल और लिखवा दूं क्या? अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 105 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 105 में क्या दिया हुआ है, आप मुझे बताइए। अनुच्छेद 105 में क्या लिखा हुआ है? आप यहां पर बता सकते हैं कि सर अनुच्छेद 105 क्या कहता है। अनुच्छेद 105 में लिखा है कि महान्यायवादी के विशेष अधिकार, जैसे लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों को विशेष अधिकार मिलते हैं, वैसे ही महान्यायवादी, महान्यायवादी के विशेष अधिकार, महान्यायवादी को विशेष अधिकार मिलते हैं, ठीक है। महान्यायवादी को विशेष अधिकार किसमें दिए गए हैं? महान्यायवादी के विशेष अधिकार का वर्णन, ठीक है, के विशेष अधिकार, विशेष अधिकार। चलिए, विशेष अधिकार का स्पेशल राइट्स, स्पेशल राइट्स, राइट्स, ठीक है, विशेष अधिकार का वर्णन, ठीक है जी, वर्णन।
तो यहाँ पर हमने बात करनी है, यहाँ पर हमने बात करनी है, ये सारी चीज़ें आप लोग लिखेंगे, सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। कोई आपत्ति, कोई समस्या? तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं हो रही है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं हो रही। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए ठीक है, आगे बात कर रहे हैं, आगे बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए मुझे बताइए। नहीं होनी चाहिए थी, है ना, कोई नहीं होनी चाहिए। महान्यायवादी के विशेष अधिकार का वर्णन किसमें है? इसी में दिया हुआ है। अब बात होगी राज्य महाधिवक्ता, राज्य महाधिवक्ता, महाधिवक्ता, ठीक है, राज्य महाधिवक्ता, वक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। आप कहेंगे सर इसे हम क्या कहते हैं? एडवोकेट, एडवोकेट जनरल, जर्नल ऑफ स्टेट, राज्य महाधिवक्ता ऑफ स्टेट। चलिए बताइए, राज्य महाधिवक्ता के बारे में बात होंगी। आप कहेंगे सर राज्य महाधिवक्ता, इसमें हम पढ़ेंगे सर ये राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी है, राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी है, सबसे बड़ा विधि अधिकारी है। ठीक है जी, आप यहां पर बताएंगे सबसे बड़ा विधि अधिकारी है, लॉ ऑफिसर है। जिस प्रकार महान्यायवादी भारत सरकार के लिए काम करता है उसी प्रकार से ये राज्य सरकार के लिए काम करता है, लॉ ऑफिसर। ठीक है जी, लॉ ऑफिसर। यहां पर हमने बात करनी है, यहां पर हमने बात करनी है, तो आप मुझे बताइए कि सर ये संविधान के किस भाग में दिया हुआ है? भाग 6 में। और कौन से आर्टिकल में? 165 में। कि सर महान्यायवादी की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, वैसे ही विशेष अधिकार का मतलब है कि इसको कुछ स्पेशल अधिकार दिए गए, जैसे संसद सदस्यों को विशेष अधिकार मिले होते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर हमने बात करना है कि सर राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? राज्य महाधिवक्ता, महाधिवक्ता, राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है? आप कहेंगे सर नियुक्ति, नियुक्ति भैया कौन करेगा? राष्ट्रपति। अपॉइंटमेंट कौन करेगा जी? आप कहेंगे सर राष्ट्रपति करेगा। कि सर राष्ट्रपति द्वारा राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर, राज्य सरकार कह लें, राज्य मंत्री परिषद कह लें, एक ही बात है, राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर, राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर, सलाह पर। चलिए राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर। चलिए बहुत बढ़िया, हमने यहां पर बात करनी है कि सर राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर। कोई दिक्कत वाली बात? चलिए राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति की बात हम लोग कर रहे हैं, तो आप लोग मुझे बताएंगे राष्ट्रपति द्वारा राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया कि सर इसी में क्या लिखा हुआ है? योग्यताएं क्या होनी चाहिए, कौन व्यक्ति बन सकता है, योग्यताएं, क्वालिफिकेशन आप मुझे बताइए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? कौन कौन भैया बताएंगे कि सर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? चलिए क्वालिफिकेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आप मुझे कहेंगे कि सर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, योग्यताएं क्या होनी चाहिए? आप कहेंगे सर योग्यताएं होनी चाहिए हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने योग्य हो, हाई कोर्ट के जज बनने योग्य, जज बनने योग्य हो। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो हाई कोर्ट में जज बनने योग्य हो उसे राज्य का महाधिवक्ता बनाया जाता है। कार्यकाल भी इसी में दिया हुआ है कि सर कार्यकाल कितना है। ठीक है, कार्यकाल, टेन्योर पूछ लिया जाएगा तो आप कहेंगे सर टेन्योर कितना होगा, तो आप बता देंगे सर टेन्योर कितना होगा राज्य महाधिवक्ता का? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, जब तक राज्यपाल अपने पद पर रहेगा, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, जब तक राज्यपाल चाहेगा, प्रसाद पर्यंत, वास्तव में यह जब तक राज्य सरकार चाहती है। ठीक है, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग द प्लेजर, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, गवर्नर।
ठीक है, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। चलिए यहां पर आप लोग लिख लीजिए, जल्दी जल्दी से मुझे बता दीजिए। हमने पढ़ लिया राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, जब तक राज्यपाल चाहेंगे तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। वास्तविकता यह है जब तक राज्य सरकारें चाहती हैं ये अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, यहां पर हमने बात करना है। अब एक आर्टिकल है, आर्टिकल 177, आर्टिकल 177, यहां पर आप कहेंगे सर ये क्या लिखा है, राज्य महाधिवक्ता, राज्य महाधिवक्ता, राज्य महाधिवक्ता, राज्य कार्यपालिका, आप कहेंगे सर राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है, राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है, कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है, ले सकता है। तो यहां पर हम बात करेंगे सर राज्य महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है, ठीक है, बोल सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता। आप कहेंगे सर लेकिन वोट नहीं दे सकता, ठीक है जी, वोट नहीं दे सकता, नहीं दे सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। खत्म हो गई कहानी, वोट नहीं दे सकता है। चलिए, हाँ, वहां राष्ट्रपति होगा, यहाँ राज्यपाल होगा, खत्म कहानी। ठीक है, ये राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में हिस्सा ले रहा है, वो संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले रहा है, बात खत्म हो गई। ठीक है, यहाँ नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, वहां नियुक्ति, ओहो ओहो राज्यपाल होगा। यहां पर नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। कौन करेगा, राज्यपाल। राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति हो रही है ना महाधिवक्ता की, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये प्लीज करेक्ट करेंगे। राज्यपाल द्वारा राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर राज्य, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ना 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 6 साल या 65 साल नहीं होगी। चलिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आप लोग लिख लीजिए, बिल्कुल मैंने यहां पर सही कर दिया, आप लोग इसको लिख लीजिए। ठीक है जी, चलिए अब इसमें क्या है, इसमें क्या है कि कोई 8 साल रहा है, उत्तर प्रदेश के राज्य महाधिवक्ता कई कई बार रहे हैं, ठीक है, तो वो कोई लिमिट नहीं है इसका, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत हो, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत हो। चलिए ये आप लोग भैया जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिखिएगा भैया बहुत अच्छे से। उत्तर प्रदेश के पहले राज्य महाधिवक्ता कौन थे, चलिए बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, उत्तर प्रदेश के पहले प्रथम महाधिवक्ता कौन थे, आप कहेंगे सर उनका नाम क्या था, तो आप बता देंगे सर कन्हैया लाल मिश्रा, KL मिश्र या कन्हैया लाल मिश्रा। कौन थे, कन्हैया लाल मिश्रा। क्या आंसर होगा आप लोग बताइएगा, कन्हैया लाल मिश्रा। ठीक है जी, लिख लीजिए। हम बात कर रहे हैं यहां पर कि सर आप कहेंगे सर यूपी के, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्य महाधिवक्ता कौन है, राज्य महाधिवक्ता कौन है, महाधिवक्ता, चलिए बता दीजिए। आपने बताया सर क्या होंगे, तो यहां पर उनका नाम क्या होगा, आप कहेंगे सर राज्य महाधिवक्ता पहले थे KL मिश्र। क्या नाम था, KL मिश्र, जिन्हें हम कन्हैया लाल मिश्रा के नाम से जानेंगे, कन्हैया लाल मिश्रा या मिश्र। ठीक है, मिश्रा ही बोलते हैं या मिश्र बोलते हैं, एक ही बात हो गई, कन्हैया लाल मिश्र। अब आपको बताना है पंडित कन्हैया लाल मिश्र वर्तमान में कौन है जी, वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है उत्तर प्रदेश के, चलिए बता दीजिए। बहुत बढ़िया जी, शानदार, बताएंगे फटाफट से। आप कहेंगे उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्य महाधिवक्ता कौन है, चलिए बता दीजिए आप लोग भैया बताएंगे जी, अजय कुमार मिश्र। बहुत शानदार, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं, क्या भैया, सारी चीजें हमने यहां पर पढ़ ली हैं। राघवेंद्र सिंह पहले थे, हाँ जी, नियुक्ति सही तो है, नियुक्ति सही तो है, राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा,
राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर वो राज्यपाल बोलते बोलते राष्ट्रपति लिख गया, है ना, राष्ट्रपति लिख गया। अभी पहले राष्ट्रपति लिखा ना, तो वही लिख दिया। हालांकि बोला राष्ट्रपति, राज्यपाल ही था, क्योंकि राज्य में राज्यपाल नियुक्ति करता है, देश में राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है। ठीक है, चलिए, हमने पूछा वर्तमान में कौन है, आप कहेंगे सर अजय कुमार मिश्र। अच्छा, दोनों ही मिश्र हैं, अजय कुमार मिश्र या मिश्रा। चलिए, आप कहेंगे सर वर्तमान में कौन हो गए, अजय कुमार मिश्रा। ठीक है जी, अजय कुमार मिश्रा। तो ये भैया हमारे हो गए आज का टॉपिक। इसमें हमने दो टॉपिक करे, एक महान्यायवादी और एक हमने पढ़ा राज्य महाधिवक्ता। ठीक है, तो क्लास तो थोड़ी छोटी रही। अब आप कहेंगे सर सैलरी कितनी है, वेतन कितना है। देखिए, वेतन संसद में नहीं लिखा, वेतन संसद में नहीं लिखा, लेकिन फिर भी महान्यायवादी को जो वेतन मिलता है, महान्यायवादी का जो वेतन है, इसका वेतन कितना होगा, इसको वेतन संविधान में नहीं है। ठीक है, वेतन संविधान में नहीं है, लेकिन फिर भी इसका कितना वेतन मिलता है बता सकते हैं आप, संविधान में नहीं है तो इसे कितना मिलता है। आप कहेंगे सर 2.50 यानी कि 2.5 लाख रुपए। कैसे हमने पढ़ा 2.5 लाख रुपए प्रति माह, क्योंकि जितना सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को मिलता उतना इसे मिलता है। वैसे ही राज्य महाधिवक्ता, यहां पर अगर मैं बात करूं कि इसके उत्तर प्रदेश के राज्य महाधिवक्ता का वेतन कितना होगा, ये भी संविधान में नहीं है, ये भी संविधान में नहीं है। लेकिन संसद ने एक प्रथा बनाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने योग्य हो तो इसे 2.25 लाख रुपीस पर मंथ मिलते हैं। ठीक है, 2.5 लाख रुपए प्रति महीना मिलते हैं। ये केवल संवैधानिक नहीं है, ये केवल वैधानिक है। संसद ने कानून बनाकर ऐसा किया है, संविधान में तो है ही नहीं, संविधान में नहीं है। आप कहेंगे सर संविधान में नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये हमने पढ़ लिया यहां तक। ठीक है, कल हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट बड़ा टॉपिक है, 2 दिन में चलेगा। चलिए, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।